सभी को मेरा नमस्कार। मैं सेल्फ मृणाली पात्रेकर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लेखिया, ब्लॉक धमदा, जिला दुर्ग। आज हम कक्षा 12वीं के लेखांकन में साझेदारी फॉर्म का विघटन इस विषय पर आज चर्चा करेंगे और इसके सैद्धांतिक जो समस्या है उसको हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इनके बारे में पहले भी आप जैसे पढ़ चुके हैं कि साझेदारी क्या है, साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश, निवृत्ति, अवकाश ग्रहण करना, ये सारी चीजें आप लोग इसके पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो अभी जो हम पढ़ना चाह रहे हैं या हम उसको आपको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ मैं कि साझेदारी फॉर्म का विघटन। वास्तव में विघटन क्या है? देखिए, साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है, लेकिन जब किसी कारणवश यह अनुबंध या समझौता रद्द हो जाता है तो इसको हम साझेदारी का विघटन कहेंगे। साझेदारी का विघटन और साझेदारी फॉर्म का विघटन दो अलग अलग चीजें हमको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगी। साझेदारी का विघटन यदि हम कर रहे हैं तो साझेदारी फिर भी यथावत, फॉर्म का जो कार्य है वो यथावत चलते रहेगा। लेकिन यदि साझेदारी फॉर्म का विघटन हो रहा है, मतलब फॉर्म का व्यवसाय बंद हो रहा है, तो स्वमेव साझेदारी जो है वो बंद हो जाएगी। तो इसी विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। जितनी भी सैद्धांतिक नॉलेज है उसको देने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को, और इसके बाद में हम उसके अंतर्गत प्रविष्टि और कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि इसके सैद्धांतिक ज्ञान यानी साझेदारी फॉर्म का विघटन क्या है। आप देख सकते हैं, साझेदारी फॉर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। विघटन से आशय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार, हमने साझेदारी अधिनियम 1932 पढ़ा है, उसके बारे में हम जान रहे हैं, और इसकी धारा 39 में विघटन का तात्पर्य दिया है फॉर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाने को फॉर्म का विघटन कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सेंटेंस है, समस्त साझेदारों यानी फॉर्म के जितने भी साझेदार हैं उन समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी यदि समाप्त हो जाती है तो फॉर्म का विघटन होगा। किसी एक साझेदारों के बीच में या दो साझेदारों के बीच में नहीं, सारे साझेदारों के बीच समझौता रद्द हो गया है, तो यह क्या कहला रहा है? विघटन, या इसको हम समापन भी कहते हैं। इसके कुछ प्रकार है समापन के प्रकार, साझेदारी का समापन और फॉर्म का समापन। देखिए, मैंने दो चीज आपको अभी भी बताया है कि साझेदारी का समापन और साझेदारी फॉर्म का समापन, ये दो चीजें हैं। साझेदारी का समापन जब हो रहा है मतलब साझेदार अलग हो रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि एक साझेदार जा रहा है तो हम नए साझेदार को प्रवेश कर लेते हैं, या यदि कोई साझेदार निवृत्त हो रहा है तो यथावत जितने साझेदार है वह भी कार्यभार कर संभाल सकते हैं, या यदि किसी की मृत्यु हो रही है, कोई दिवालिया घोषित हो रहा है, तो शेष साझेदारों के द्वारा कार्य हो सकता है, या नए साझेदार को हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ये तो कहलाएगी साझेदारी का समापन। लेकिन इस कंडीशन में जब साझेदारी का समापन होता है तब जो शेष साझेदारों में नया अनुबंध होगा, इनके बीच में अब जो पहले जो अनुबंध हुआ था यानी साझेदारी सलेख में जो अनुबंध हमने किया था वह अनुबंध परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि उसके कारण यदि एक साझेदार हट रहा है या किसी प्रकार की दूसरे अन्य साझेदारों को हम प्रवेश ले रहे हैं तो लाभ विभाजन अनुपात जो है वो नया हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर अनुबंध की जो होगा, शेष साझेदारों में नया अनुबंध होगा, वह पुराने नाम से व्यवसाय जारी रखेगी। जो व्यवसाय, जो फर्म का व्यवसाय जो चल रहा था वह पुराने नाम से ही जारी रखेंगे, लेकिन जो शेष साझेदार है उनमें जो है नया अनुबंध होगा। ये कहलाएगा साझेदारी का समापन। फिर जो आज हमको पढ़ना है वो है साझेदारी फॉर्म का समापन। साझेदारी फॉर्म के समापन में है, हम कह सकते हैं साझेदारी, यहाँ पर देखिए हमने पहले भी बताया है, इसकी जो परिभाषा हमने साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 से ली है कि समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त। जब कोई भी साझेदार नहीं रहेगा कार्य करने के लिए तो साझेदारी व्यवसाय पूर्णतः बंद होगा। यानी यहाँ पे साझेदारी फॉर्म के समापन से साझेदारी व्यवसाय पूर्णतः बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साझेदारी फॉर्म का समापन यानी व्यवसाय का बंद होना। अब ये दोनों चीज हम देखते हैं, तो दोनों चीजों में थोड़ा बहुत जो अंतर है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
ये अंतर को हम इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछने योग्य क्वेश्चन होते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अंतर लिखते हैं, यदि हमारे पास प्रश्न है अंतर लिखने के लिए आपको बोला गया है, तो हमेशा अंतर को आप अंतर का आधार लिखिए, उसके टॉपिक डालिए और बाकायदा अच्छे से पॉइंट वाइज आप लिखिए, तो आपके नंबर में जो है इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए ये पहला पॉइंट हम देखते हैं कि व्यवसाय की समाप्ति। साझेदारी, फर्म का समापन और साझेदारी का समापन दो अलग अलग चीजें हैं। देखते हैं साझेदारी का समापन, व्यवसाय की समाप्ति। फर्म के समापन से व्यवसाय बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे साझेदार के बीच अनुबंध खत्म, मतलब व्यवसाय बंद, कार्य करने के लिए साझेदार ही नहीं है। लेकिन साझेदारी के समापन में अभी जस्ट हमने प्रकार के अंतर्गत पढ़ा, यहाँ व्यवसाय बंद नहीं होगा, जो फर्म का नाम है वही नाम से कार्य जारी रहेगा, लेकिन अनुबंध नया हो जाएगा। अनिवार्यता, यहाँ अनिवार्य रूप से साझेदारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें कार्य करने वाले ही साझेदार नहीं है, तो अनिवार्यता जो साझेदारी है समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर साझेदारी समापन से फर्म समापन अनिवार्य नहीं होगा। साझेदारी का समापन होगा मतलब नया अनुबंध आएगा, नए साझेदार शामिल हो सकते हैं, लेकिन फर्म का समापन नहीं होगा, इसमें अनिवार्यता नहीं है। आपसी संबंध, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसी संबंध के अंतर्गत साझेदारों के आपसी संबंध टूट जाते हैं। फर्म के समापन पर साझेदारी के आपसी संबंध टूट जाएगी, क्योंकि उनका कार्य ही बंद हो गया, तो कार्य संबंधित सारे संबंध जो है वो टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ आपसी संबंधों में विच्छेद नहीं होता, क्योंकि कार्य जो है व्यवसाय का कार्य जारी है। यदि पिछली कुछ समस्या है तो जो साझेदार पूर्व में भी रहा उससे संबंधित कुछ समस्या है, तो वहां पर संबंध आपसी बने रहेंगे, विच्छेद नहीं हो सकता। फिर है विघटन का कारण। तो विघटन के कारण में देखिएगा, विघटन ठहराव, यहाँ पे फर्म के समापन में विघटन का जो ठहराव हुआ था, मतलब यहाँ पर यदि मान लीजिए कहा गया है कि हम 4 साल के लिए कार्य करेंगे, तो विघटन ठहराव हो गया, 4 वर्ष पूर्व पश्चात जो है वह कार्य बंद करना होगा, तो विघटन ठहराव जो है उसके कारण यहाँ पे विघटन हो जाएगा फर्म का। कुछ आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं या न्यायालय द्वारा, यानी न्यायालय के आदेश द्वारा कुछ परिस्थितियों में, तो इस प्रकार से विघटन हो सकता है। और यहाँ पे जो विघटन होगा वो होगा निवृत्ति पर, दिवालिया पर, मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर। यदि कोई साझेदार निवृत्त होता है, दिवालिया होता है, मृत्यु या अवकाश ग्रहण करता है, तब उनका साझेदारी का समापन हो जाएगा। लेखांकन प्रक्रिया, इसमें हम जो बनाते हैं वो है वसूली खाता, वसूली पर लाभ हानि निकालने के लिए। और यहाँ जो बनता है साझेदारी के समापन पुनर्मूल्यांकन खाता, और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि निकलती है। देखिए हमने अभी तक के जितने भी आपने अभी तक के पढ़ा है, सब में आपने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया है या पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया है, तो ये पुनर्मूल्यांकन खाता है। तो यहाँ हमको अभी तक के साझेदारी के समापन पर पुनर्मूल्यांकन बनाते हैं, जबकि फर्म के समापन पे वसूली, क्योंकि वसूली होती है यहाँ पर। वसूली मतलब संपत्तियों को का विक्रय किया जाएगा, दायित्वों का भुगतान किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे वसूली और उसके पश्चात लाभ हानि। न्यायालय का हस्तक्षेप, यहाँ पे कुछ दशाओं में विघटन आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है, और यहाँ न्यायालय कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। ये है आपका लास्ट 6 पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट्स आपकी पुस्तक में भी दिए हैं, बुक में भी दिए हैं, लेकिन आप कुछ महत्वपूर्ण कम से कम 6 पॉइंट अच्छे से याद करके रखिए। 5 या 6 पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरीके से उसको लिख सके। तो इस प्रकार से देखिए हमने साझेदारी फर्म का समापन और साझेदारी का समापन दोनों के बारे में आप समझ सके हैं, और इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स के अंतर्गत आप उसको याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम साझेदारी फर्म के विघटन की विधियां। अब साझेदारी फर्म के विघटन के जो हमने प्रकार देखे हैं, तो उसकी विधियां किस प्रकार से विघटन किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यायालय के आदेश के बिना समापन और न्यायालय के आदेश के द्वारा। यदि न्यायालय का आदेश आ गया तब तो हमको समापन करना ही है, क्योंकि न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके आदेश की अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि न्यायालय के आदेश के बिना भी समापन करना पड़ सकता है।
तो उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें यहाँ कुछ 4 प्रकार दिए गए हैं, उसका वर्णन मैं आपको करती हूँ। पहला जो है आपसी समझौते के द्वारा, ये धारा 40 के अंतर्गत दिया है। धारा 40 यानी साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 40 के अंतर्गत दिया है। उसका जो आशय है वो धारा 39 में दिया है और ये आपसे समझौते द्वारा समापन, फर्म का समापन धारा 40 के अंतर्गत दिया है। तो आपसी समझौते के द्वारा देखिए, जिस प्रकार जैसे साझेदारी का जन्म ही किस कारण से, ठहराव के कारण या उनके समझौते के द्वारा होता है। तो यदि इसमें सभी साझेदार चाहे तो आपस में समझौता करके फर्म का समापन कर सकते हैं। सभी साझेदार यदि आपसी रूप से सहमत होते हैं कि हमको फर्म का समापन करना है, किसी कारणवश हो सकता है उनको लगातार हानि हो रही है या किसी और कारणवश, तो वह कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो आपसी समझौते के आधार पर वह सारे के सारे साझेदार फर्म को समाप्त कर सकते हैं, यानी कार्य व्यवसाय का बंद कर सकते हैं। फिर अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन ऐसा समापन है जहां पे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको जो साझेदारी व्यवसाय जो है वो बंद ही करना पड़ेगा। देखिए, ये तब की कंडीशन में हो सकता है जब सब साझेदार एक को छोड़कर, मतलब एक साझेदार आपके पास है और बाकी सारे साझेदार या तो दिवालिया हो गए या किसी की मृत्यु हो गई और केवल एक साझेदार बचा है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, साझेदारी समाप्त हो जाएगी और कोई चलाने वाला नहीं है, तब ये अनिवार्य विघटन हो जाएगा क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। या किसी कारणवश व्यापार जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया है, अवैध व्यापार हो गया, तब भी आपको समापन करना हो जाएगा। और यदि साझेदारों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाए, साझेदारी की संख्या जो निर्धारित है वो अधिक हो जाए, तब भी आपको ये जो समापन है अनिवार्य रूप से बंद करना पड़ेगा। यदि किसी शत्रु देश का निवासी फर्म का साझेदार हो, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि यदि कोई साझेदार ऐसा आ गया जो शत्रु देश का निवासी हो, जो कि हमको परमिशन नहीं होता है, अन्य देशों के निवासी एक बार हो भी सकते हैं लेकिन शत्रु देश का निवासी नहीं हो सकता, तो इस प्रकार से ये समापन जो होगा वो अनिवार्य समापन हो जाएगा, जिसका वर्णन धारा 41 में किया है। फिर विशिष्ट घटना होने पर, कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो उसके कारण फर्म की, देखिए जैसे विशिष्ट घटना यानी फर्म की अवधि निश्चित है कि 5 साल तक के फर्म में व्यवसाय का कार्य होगा, यह सल्लेख में लिखा गया है, और 5 साल पूर्ण हो गए मतलब व्यवसाय को चाहे लाभ हो हानि हो कोई भी कंडीशन हो, आपका जो विशिष्ट मतलब यहाँ संयोगवश आपको ये बंद करना होगा, समाप्त हो जाएगा उसका। फिर किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, ये अनिवार्य में भी आ गया और यहाँ पर भी कि ये एक विशिष्ट घटना कभी कभी हो सकती है। फिर किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, कि हमारे पास में साझेदार नहीं है, कार्य करने वाले जितने थे उसमें से किसी की मृत्यु हो गई है और अचानक ऐसी स्थिति बन गई है कि अब हम कार्य जारी नहीं कर सकते हैं, मतलब ये विशिष्ट कुछ घटना ऐसी हो गई तो उसके आधार पर विघटन हो सकता है। फिर उसकी यदि फर्म की स्थापना, जिस उद्देश्य के साथ हमने फर्म की स्थापना की है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, तो भी हम इसकी समापन की घोषणा कर सकते हैं। फिर सूचना द्वारा, सूचना द्वारा ये ऐच्छिक साझेदारी का सूचना द्वारा विघटन होता है, मतलब जब साझेदारी ऐच्छिक होती है तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर भी फर्म का विघटन करवा सकता है, क्योंकि साझेदारी का अनुबंध ऐच्छिक इच्छा के अनुसार हुआ है और कोई साझेदार नहीं चाह रहा है कार्य करना, तो वह लिखित सूचना के द्वारा फर्म का विघटन करवा सकता है। ये धारा 43 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये विघटन की विधियां हैं, ध्यान रखिएगा। न्यायालय के आदेश के बिना समापन 4 प्रकार के हैं और न्यायालय के आदेश के द्वारा, यानी ये हमारे पास में यदि न्यायालय का आदेश आया तो ये न्यायालय का आदेश किस कंडीशन में आ सकता है, जब कोई साझेदार पागल हो रहा है या जो आवेदन करने वाले साझेदार को छोड़कर अन्य कोई साझेदार जो है, स्थायी साझेदार है, वो कार्य करने में असमर्थ है, तब की कंडीशन में, या विपरीत परिस्थिति हो रही है, लगातार हानि की आशंका हो रही है, तब हम न्यायालय की शरण में जाकर न्यायालय के आदेश द्वारा फर्म का जो कार्य है या व्यवसाय है बंद करवा सकते हैं, यानी विघटन किया जा सकता है। तो इस प्रकार साझेदारी फर्म की विघटन की विधियों को हमने देखा है। अब ध्यान देते हैं हम, जो इसके अंतर्गत खाते बनाए जाते हैं, खातों के अंतर्गत हमने अभी अंतर में भी देखा वसूली खाता,
है ना, कि इसके अंतर्गत हम वसूली खाता बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता, अभी तक के हमने पुनर्मूल्यांकन खाता देख रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते के ऊपर आप लोगों ने अध्ययन किया है, पर वास्तव में पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके ऊपर चर्चा करना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। देखिए, इसमें भी वैसे ही हम पॉइंट्स लिखेंगे। अंतर का आधार लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाता और फिर वसूली खाता। अब जो क्वेश्चन, पहला आधार जो है हमारा वो है निर्माण, किस कारणवश हम पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण करते हैं और वसूली खाते का। तो देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता हमने तब बनाया जब कोई नए साझेदार ने प्रवेश किया या निवृत्ति या अवकाश ग्रहण किया, और वसूली खाता जो हमको बनाना होता है वो है फर्म के विघटन पर। यहाँ पे फर्म का जब भी विघटन होगा तब वसूली खाता बनाएंगे, यहाँ मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। अब देखिए, आवश्यकता, किस आवश्यकता के कारण बनाना है, साझेदार के दायित्व या संपत्ति के मूल्यों में कमी या वृद्धि का लेखा है। पुनर्मूल्यांकन खाता आप लोग बना चुके होंगे। अब इसी को आप एक प्रकार से हम रिविजन समझ लीजिए कि उसको हम किस तरह से बनाए थे, तो उसमें हमने क्या क्या काम किए। तो कब इसकी आवश्यकता हुई, जब नया साझेदार आया है तो उसके दायित्व या संपत्ति में या तो मूल्यों में कमी हुई होगी या वृद्धि हुई होगी, और उसी वृद्धि या कमी के आधार पर हमने उसका अंकन किया। तो इस प्रकार से इसकी संपत्ति और दायित्वों में जो कमी या वृद्धि हुई उसके कारण हमने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की आवश्यकता हुई। लेकिन वसूली खाता में जब हमारा व्यवसाय का कार्य बंद हो रहा है तब संपत्तियों व दायित्वों के लेखे को अंतिम रूप से बंद करने हेतु, अब यहाँ हम पुनर्मूल्यांकित नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमने टोटल हमको इसको बंद करना है। मतलब उसका लेखा जो है संपत्ति और दायित्वों का, वो उसका अंतिम रूप से उसको हमने लेखा कर दिया, उसको बंद किया। व्यय, यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन पर कोई व्यय नहीं होता, लेकिन संपत्तियों की वसूली व दायित्वों के भुगतान संबंधित वसूली व्यय होते हैं। ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वसूली व्यय, क्योंकि ये जो है हमको खाते में आवश्यकता पड़ेगी। आपके प्रश्नों में यह चीज आएगा, वसूली व्यय। तो देखिए, जब भी वसूली संपत्तियों की वसूली होती है तो उसमें संपत्तियों का विक्रय करके उसकी वसूली की जाएगी, दायित्वों का भुगतान, तो उससे संबंधित जो खर्चे होते हैं तो उसको हम वसूली व्यय कहते हैं। तो इसका यहाँ पर व्यय जो है यहाँ पर होगा, पुनर्मूल्यांकन खाते में व्यय किसी प्रकार का नहीं होता है। लाभ हानि का हस्तांतरण, लाभ हानि जो होती है वो पुराने साझेदारों के खाते में हस्तांतरित होती है। ध्यान दीजिएगा, जो पुनर्मूल्यांकन खाते में है, जब लाभ हानि निकलती है तो वो पुराने साझेदारों के खाते में हस्तांतरित होगी, लेकिन वसूली खाते में सभी साझेदारों के खातों में हस्तांतरित होगी। जितने साझेदार है, क्योंकि अब तो व्यवसाय का कार्य बंद हो रहा है, तो जितना भी व्यवसाय का जो भी लाभ हानि निकला है सभी साझेदारों को बच जाएगा, जो भी उनका अनुपात है, जो उनके समझौते के अनुसार तय हुआ है। लेकिन यहाँ पर नया साझेदार आ रहा है तो नए साझेदार को कुछ नहीं मिलेगा, पहले जो लाभ हानि हस्तांतरण होगा पुराना, वो पुराने साझेदारों को मिलेगा, और फिर नया अनुबंध होगा तो नए अनुबंध के आधार पर कार्य होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लाभ हानि का हस्तांतरण पुराने साझेदारों के खाते में हस्तांतरित। फिर अंकन, किस प्रकार अंकन किया जाता है, तो संपत्ति, इसमें संपत्ति व दायित्वों की कमी या वृद्धि की राशि का अंकन होता है। जैसे आवश्यकता में हमने पढ़ा कि कमी या वृद्धि होगी तभी हमको लेखा करने की आवश्यकता होती है, और जो कितने की वृद्धि हुई कितने की कमी हुई है उसका हम जो लेखा में है, मतलब उसका हम यहाँ पर अंकन करेंगे। ठीक उसी प्रकार संपत्ति और दायित्वों के अंकन के बाद, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संपत्ति और दायित्व जितने हैं उसका भी अंकन कर रहे हैं हम पहले, और उसके बाद में हमने संपत्ति को विक्रय से प्राप्त राशि, हमने संपत्ति बेची, उसको विक्रय करने के बाद हमारे पास जितनी राशि आई उसका भी हम अंकन करेंगे, और यदि दायित्वों के भुगतान का जो है उसका भी हम अंकन करेंगे। पहले जो संपत्ति और दायित्व दिए हैं उसको लिखा जाएगा, उसके बाद उसकी वसूली पर, यानी संपत्ति के विक्रय पर प्राप्त राशि और दायित्वों के भुगतान से संबंधित राशि को भी हम यहाँ पे अंकन करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनर्मूल्यांकन और वसूली खाता में निम्नलिखित अंतर है। इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे और बहुत अच्छे से आप इसको भी तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन मैं उन क्वेश्चंस पे चर्चा कर रही हूँ जो परीक्षा में पूछने योग्य हैं, या आपकी जानकारी इन क्वेश्चंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप आगे बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सके या
स्टडी कर सके। अब देखते हैं कि फर्म के समापन पर लेखांकन प्रक्रिया क्या क्या होगी, यानी कितने प्रकार के खाते हम बना सकते हैं। तो फर्म के समापन हम तो ये देख रहे हैं कि वसूली खाता हम बार बार पढ़ रहे हैं, वसूली खाता हमको बनाना है, लेकिन वसूली खाता के अलावा और क्या चीजों का अध्ययन हमको करना है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें फर्म के समापन पर लेखांकन प्रक्रिया, यानी फर्म के समापन पर पुस्तकों में खोले जाने वाले खाते। पहला तो आता है आपका वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर साझेदारों के पूंजी खाते जो अभी तक के हम बनाते आ रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते हमने बनाया, लाभानी नियोजन खाते हमने बनाया, उसके बाद साझेदारों के पूंजी खाते आप बना रहे हैं, हर बार बनाते आए हैं, तो इसके लिए कोई नया कुछ नई चीज नहीं है। फिर यदि आवश्यकता है तो आवश्यकता के आधार पर साझेदारों के ऋण खाते, रोकड़ अथवा बैंक खाता, और यदि अन्य कोई खाता आवश्यक हो तो, यदि कुछ प्रश्न में दिया है, जनरली इसकी आवश्यकता हमको नहीं महसूस होती है, ये जनरली नहीं आता है। ये जो 4 खाते हैं, ऋण खाता भी कभी कभी नहीं आता है, हमेशा नहीं आता है, लेकिन ये 3 खाते जो है मोस्टली बनाए जाते हैं। तो पहला वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के ऋण खाते, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रोकड़ अथवा बैंक खाता कैश, और बैंक अकाउंट। ये अकाउंट्स पे मतलब ये खातों पर हमको चर्चा करनी है। तो आज जो है मैं आपको वसूली खाते का प्रोफार्मा भी बता देती हूँ, ताकि इसके बाद वाले वीडियो में हम वसूली खाता किस प्रकार से बनाया जाएगा और उससे संबंधित प्रविष्टियां किस प्रकार से करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस को लेके हम उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि आप थोड़ा सा वसूली खाते का प्रोफार्मा देख ले, ताकि आपको फॉर्मेट जब आपके पास में रहेगा कि हमको क्या करना है, तो हमको बनाने में बहुत आसानी हो। और आपको बता दूं, वसूली खाता बहुत इजी होता है बनाने के लिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। एक टेक्स्ट होती है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं, उसके आधार पे यदि प्रोफार्मा देखेंगे तो इजी है। देखिए अभी अंतर में भी हमने एक पॉइंट पढ़ा है, मैं अंतर का एक पॉइंट और आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये वाला संपत्ति और दायित्वों के अंकन के बाद, मतलब पहले संपत्तियों का भी अंकन करेंगे, दायित्वों का भी अंकन करेंगे, और ये संपत्ति और दायित्व हमारे पास दिया होगा चिट्ठा, चिट्ठे में से क्या संपत्ति दी है, कितने दायित्व दिए हैं, इसका हम अंकन करेंगे, और उसके बाद संपत्ति के विक्रय और दायित्वों के भुगतान की राशि का भी हम अंकन करेंगे। तो इस प्रकार वसूली खाता में दोनों चीजों को हमको लेना है। अब देखते हैं इसका प्रोफार्मा। ये देखिए वसूली खाते का नमूना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमने देख लिया, विवरण, इधर राशि विवरण राशि। अब यहाँ पे यदि हम चिट्ठा देखते हैं तो दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष, तो देखिए इधर क्रेडिट साइड में जो संपत्ति पक्ष रहता है, वो संपत्ति पक्ष को हम पूरा डेबिट साइड में लिख रहे हैं, जो जो चिट्ठे में संपत्ति दी है उसको उठा के हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं, और जो जो चिट्ठे में आपके पास में दायित्व दिए हैं उन दायित्वों को उठा के हम यहाँ पर वसूली खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। जो चिट्ठे में दिया है वो पहले जो चिट्ठे में दिया है उस चीज को लिखेंगे। तो हम जो मोटे तौर पे जो हमारा प्रोफार्मा बनता है बिल्कुल एज इट इज ऐसे करते हैं, यानी यदि आप बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, पूरी चीजें नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भी इतना थोड़ा भी लिखने से ये किस तरह से प्रोफार्मा बनेगा, किस तरह से लिखना है, उस पर भी कुछ नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए यदि आपके पास में चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दे दिया है, देनदार दे दिया है, प्लांट मशीनरी दे दिया, फर्नीचर, प्राप्य बिल, और इसके अलावा विनियोग दे दिया, या जो चीजें दे दी हैं वो हमको यहाँ पे डेबिट पक्ष में लिखना है। टू विविध संपत्तियां, देनदार लिखा, प्लांट मशीनरी, इन सब का टोटल हमने राशि वाले पक्ष में लिखा। फिर इस साइड में आ जाते हैं, यानी क्रेडिट साइड में देखते हैं। अब जो चिट्ठे में जो दायित्व पक्ष में जो दिया है, तो बाय विविध दायित्व, अब उसमें मान लीजिए लेनदार दिया, लेनदार, देय बिल, डूबत ऋण संचय, भवन कोष, तो ये सारी चीजें हम इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसका टोटल जो चीजें दी गई है, यदि डूबत ऋण संचय भवन कोष नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ लेनदार दिया है तो सिर्फ लेनदार लिखेंगे, मतलब जो आपको प्रश्न में दिया है, जो चिट्ठे में दिया है उसको आपको उठा के लिखना है। अब उसके बाद में प्रश्न में आपके पास में दिया होगा कि दायित्व जो है इतने के लिए लिए गए हैं, तो यहाँ पर अब देखिए दायित्व का भुगतान जो होगा वो हमेशा रोकड़ में होगा। अब जो एंट्री होगी वो रोकड़ खाते में। अब दायित्व कितने का भुगतान हुआ है उसका, तो दायित्व लेने पर तो ये रोकड़ खाते में दायित्व की रकम, यदि मान लीजिए लेनदार है, देय बिल है, यदि दोनों अलग अलग चाहिए तो उसको भी एक के नीचे एक लिख के फिर इसका टोटल लिख सकते हैं, इकट्ठे आप लिख सकते हैं।
यदि स्थित रोकड़ खाता दायित्व में से लेनदार है तो लेनदार करके आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से और समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, इधर संपत्तियों का चिट्ठे से उठाया, लेकिन यहाँ पे दायित्व लेने वाली जो राशि है जो प्रश्न में दी है वो रोकड़ के रूप में यहाँ लिखी। ठीक उसके अपोजिट यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय रोकड़ खाता संपत्ति के विक्रय से प्राप्त। मान लीजिए 80,000 के देनदार थे, लेकिन उसको विक्रय हमने किया, देनदारों के विक्रय से हमको जो प्राप्त हुआ वो 80,000 ना होके हमको 78,000 यानी 78,000, तो हम उसको 78,000 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बाय रोकड़ खाता। इसके बाद में वसूली व्यय का जिक्र हमने किया था। तो वसूली संपत्ति और दायित्व का जो ट्रांजेक्शन होता है या उनका विक्रय होता है या भुगतान होता है, तो उससे संबंधित कुछ व्यय होते हैं, उस व्यय को हम वसूली व्यय कहते हैं। तो ये जो आपका डेबिट साइड में आएगा टू रोकड़ खाता वसूली व्यय के साथ में, इसको आप लेनदार के साथ में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब जो बैलेंस निकला, यदि आपका क्रेडिट साइड में निकलता है तो यह जो ट्रांसफर होता है, ये हानि निकल रही है तो ये साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यानी पहले वसूली खाता बना के आपको लाभ या हानि निकलेगी। यदि हानि निकल रही है तो साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगी, लाभ निकल रहा है तो डेबिट पक्ष में लाभ आएगा, तो ये साझेदारों के भी पूंजी खाते में हस्तांतरित होगा। तो इस प्रकार से आपका ये बन रहा है वसूली खाते का प्रोफार्मा। तो ये जो है आपका वसूली खाता बना है। इसी प्रकार अब साझेदारों का पूंजी खाता, तो उसका प्रोफार्मा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको वसूली खाता बनाएंगे। अब उसका साझेदारों का पूंजी यानी जिन जिन खातों को बनाना है उस किसी क्वेश्चंस को लेके हम इसके खाते को बनाएंगे और साथ ही साथ उसके संबंधित कुछ प्रविष्टियां, क्योंकि कई बार इसकी प्रविष्टियों को भी पूछा जाता है। तो प्रविष्टि और क्वेश्चन उसको लेकर हम खाते बनाएंगे और प्रविष्टियां करेंगे। आज के लिए जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ मैं असाइनमेंट क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चंस को आपको अपने नोट्स में शामिल करना है। बाकी सारी डिटेल्स तो आपके पास इसी में मिल रही हैं, आपको उसको अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। देख सकते हैं आप जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन है। पहला जो है, विघटन से क्या आशय। सबसे पहले मैंने विघटन का आशय बताया, आप उसको और अच्छे तरीके से अपने शब्दों में पहले अर्थ बता के फिर उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। फिर वसूली व्यय से आप क्या समझते हैं, वसूली व्यय के बारे में भी हमने जिक्र किया है, तो वसूली व्यय को आपको लिखना है। फिर न्यायालय के आदेश के बिना समापन किन परिस्थितियों में होता है, इसकी 4 विधियां हमने पढ़ी हैं, इसको आप लिखेंगे। साझेदारी समापन व फर्म के समापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बनते हैं और इसमें 5 और 6 अंतर जो दिए गए हैं उसको आपको अच्छे से याद करके लिखना है। तो साझेदारी समापन और फर्म के समापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर वसूली खाता पुनर्मूल्यांकन खाते से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, कई बार आपको इजी वे में क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने जैसा भी पूछा हो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि यदि आपने सही तरीके से क्वेश्चन को समझा है तब आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन को सही तरीके से समझने की क्षमता भी हमें होनी चाहिए, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। क्योंकि मोस्टली देखेंगे यदि आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन सीधे तरीके से नहीं पूछे, वो आप अपने दिमाग से कितना सोच सकते हैं, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी डेवलप हो रही है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझने की क्षमता विकसित कर पाए हैं, यह भी जांचता है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़िए और फिर उसके उत्तर को सोच के लिखिए। चलिए, आज के वीडियो में हम इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम प्रश्न लेके खाते वगैरह बनाएंगे। धन्यवाद।